हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पाठ्यक्रम साहित्य सागर आईसीएसई बोर्ड। उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्वयं प्रकाश की नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा इस कहानी के ज़रिए स्वयं प्रकाश ने, लेखक ने, अपने संतोष को जताया है कि आखिर हमारे देश में देशभक्तों की कमी नहीं है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है कि स्वयं प्रकाश को ऐसा लगता है कि शायद हमारे देश में देशभक्तों की कमी हो गई है, देश की भक्ति के प्रति जागरूकता की कमी हो गई है। लोगों के अंदर वह सम्मान नहीं है उन लोगों के लिए जो लोग अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं देश के भलाई के लिए और देश की जनता को आज़ादी दिलाने के लिए। नेताजी जैसे महान व्यक्तित्व, ऐसे हजारों ऐसे महान व्यक्तित्व रहे हमारे देश में, जाने अनजाने, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। लेकिन ऐसे लोगों के प्रति जागरूकता नहीं है हमारे देश के लोगों में। कहानी में एक मोड़ ऐसा आता है जब लेखक को ऐसा महसूस होने लगता है, वह काफ़ी भावुक हो जाते हैं। लेकिन अंत में कहानी जब अपने चरम सीमा पर पहुंचती है तो लेखक को ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी कुछ हैं हमारे देश में, अभी भी कुछ लोग ऐसे बचे हैं जो इस गौरव भरे कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, देशभक्ति उनके अंदर है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर को। कहानी में एक हालदार साहब हैं। वह हर 15वें दिन बाज़ार के चौक से, उस शहर के चौक से गुजरते थे। और वह शहर कहने के लिए तो शहर था, लेकिन उस शहर के उस कस्बे से, जिस कस्बे से वह गुजरते थे, कस्बा मतलब शहर का एक छोटा सा हिस्सा, जिस कस्बे से वह गुजरते थे वहाँ बाज़ार कहलाने लायक एक बाज़ार था। कुछ दुकानें थीं उसके अंदर, और जिसे पक्की मकान कहते हैं, ईंट सीमेंट बालू का बना हुआ, कुछ मकानें भी थी। और एक म्यूनसिपैलिटी भी थी, नगर निगम, नगर पालिका। और ये जो म्यूनसिपैलिटी थी तो कुछ सड़कों का भी निर्माण करा देती थी, कुछ कवि सम्मेलन करवा देती थी बीच बीच में। और इसी नगर पालिका ने नेताजी का एक मूर्ति भी, बस्टेड जो इमेज होता है संगमरमर का, वो भी बनवा दिया था। कहानी इसी नेताजी के इमेज को लेकर के है, हालांकि पूरे इमेज को लेकर नहीं है बल्कि उनके चश्मे को लेकर के है। और उस कस्बे में बच्चों के लिए, लड़कों के लिए एक स्कूल भी था, लड़कियों के लिए भी एक स्कूल था। अब आगे क्या होता है देखिए। लेखक कहते हैं पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन मूर्ति जिस तरीके से, जिस ढांचे में बनी हुई थी, ऐसा देखकर लगता था जैसे देश में मूर्तिकार उपलब्ध नहीं रहे होंगे, या मूर्ति कब बनाई जाए, कैसे बनाई जाए, कितना बड़ा उसका बजट होना चाहिए। इन बातों के उहापोह में, यानी कि इन बातों के झंझट से काफ़ी देर हो गया होगा मूर्ति को बनाने में। और आखिरकार उस कस्बे के एकमात्र हाई स्कूल के और एकमात्र ड्राइंग टीचर, उस स्कूल के ड्राइंग टीचर, मान लीजिए उनका नाम मोतीलाल जी था, उन्हें ही पकड़ा गया और कह दिया गया कि आप एक नक्शा बनाइए, नेताजी का एक इमेज बनाइए। और उन्होंने ये स्वीकार कर लिया और उन्होंने दावा किया होगा कि हम 1 महीने के अंदर मूर्ति को बनाकर पटक देंगे। और फिर मूर्ति का निर्माण शुरू हुआ। मूर्ति बनकर तैयार हो गई संगमरमर की। नेताजी की जो टोपी का नुकीला हिस्सा था सामने ऐसे निकला हुआ, वहाँ से लेकर और उनके सीने पर जो कोट की दूसरी बटन थी, यहीं तक का मूर्ति बनाया गया था, ऊपर से लेकर यहाँ से यहाँ तक का। और ये जो मूर्ति थी बस्टेड थी, यानी बहुत ही सुंदर संगमरमर का बनाया हुआ, और बड़े कमसीन से लग रहे थे, मासूम से लग रहे थे नेताजी। उन्हें देखकर, जिस रूप में मूर्ति बनी थी उसे देखकर ऐसा तुरंत जान पड़ता था कि नेताजी चिल्लाकर कह रहे हैं, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो कहीं ऐसा लगता था जैसे नेताजी कह रहे हों, दिल्ली चलो दिल्ली चलो, ऐसा नारा लगा रहे हैं। खैर, मूर्ति तो काफ़ी सुंदर रही, लेकिन एक चीज़ हमेशा खटकती थी, मूर्ति के चेहरे पर नेताजी का चश्मा नहीं था। अच्छा, चश्मा तो था, दरअसल एक वास्तविक चश्मा उन्हें पहना दिया गया था, क्योंकि संगमरमर की मूर्ति थी तो चश्मा भी संगमरमर का बनना चाहिए था। तो हालदार साहब जब जब वहाँ से गुजरते थे तो पहली बार, कहानी की शुरुआत ऐसे ही होती है कि वो रुक गए पान की दुकान पर और बड़े कौतुकता के साथ, यानी बहुत ही उनके अंदर जिज्ञासा हो गई कि यार बड़ी अजीब बात है भाई, मूर्ति है संगमरमर की और चश्मा है रियल, मोटा काला फ्रेम वाला। और कहे आइडिया अच्छा ही है कि भाई मूर्ति तो संगमरमर की है और चश्मा रियल काले फ्रेम वाला। जो भी हो, नेताजी को, मतलब हवलदार साहब को बड़ा अच्छा लगा कि आजकल कहाँ देशभक्ति है, चाहे चश्मा रियल हो या नकली हो या मार्बल का हो, लेकिन चश्मा नहीं रहने के परिस्थिति में यहाँ के लोगों के मन में कम से कम ये विचार तो आया कि नेताजी बिना चश्मे के नहीं रहने चाहिए।
और उन्होंने जैसा तैसा एक रियल चश्मा पहना दिया है। चलो अच्छी बात है, ये देशभक्ति का प्रदर्शन है और देखकर हालदार साहब काफ़ी खुश हुए, उनको काफ़ी मनोरंजन भी मिला। खैर हालदार साहब कुछ दिनों के बाद जब वहाँ से दूसरी बार गुजरे तो हैरान हो गए, क्योंकि चश्मा फिर बदला हुआ है, दूसरी किस्म का चश्मा आ गया है। इस बार पतले फ्रेम वाला तार का बना हुआ चश्मा लगा हुआ था। कुछ दिनों के बाद जब वो तीसरी बार वहाँ से गुजर रहे थे तो फिर चश्मा बदला हुआ है। इस बार तो हालदार साहब की उत्सुकता रुक नहीं पाई और वो चौक पर एक पान वाला था जिसके वहाँ पान खाने के लिए रुकते थे, उससे उन्होंने पूछ ही लिया, भाई तुम्हारे ये नेताजी का चश्मा बार बार क्यों बदल जाता है, कैसे बदल जाता है? तब उस मोटे से आदमी ने, जो पान वाला था, उसके मुंह में पान ठुसा हुआ था, जवाब कैसे देगा? तो भाई पान थूकते हुए और उसकी पेट थिरकने लगी, ऐसे ऐसे हंसने लगा आंखों ही आंखों में, कहने लगा भैया मुझे कैप्टन कर देता है। तो उन्होंने पूछा कैप्टन कर देता है, क्या कर देता है? वही चेंज कर देता है चश्मा। तो उन्होंने कहा भाई चश्मा क्यों चेंज कर देता है? तो उसने बताया, अब वैसे मान लीजिए उसके पास कोई पुराना ग्राहक आ गया, तो कोई उसको वो वाली चश्मा चाहिए मोटी फ्रेम वाली, तो उसे मोटी फ्रेम वाली दे देता है और नेताजी को दूसरी पहना देता है। इस तरीके से उसने बताया। भाई बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उनको ये सुन करके। अब उनको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगी। हालदार साहब अब समझ चुके थे कि ये जो कैप्टन चश्मे वाला है बहुत बड़ा देशभक्त आदमी है भाई। हो ना हो नेताजी को बिना चश्मे का वो देख नहीं पाता है। ऐसा लगता है मानो जब जब नेताजी बिना चश्मे के रहते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाता है और आकर माफ़ी मांगता है नेताजी से और उनका चश्मा निकाल कर किसी दूसरे ग्राहक को दे देता है, और जब देखता है नेताजी का चेहरा खाली है, बिना चश्मे का है, तो लाकर एक दूसरा चश्मा पहना देता है। खैर अभी भी हालदार साहब का उत्सुकता बंद नहीं हुआ, उन्होंने पूछा फिर से, लेकिन भाई एक बात समझ में नहीं आई, आखिर नेताजी का असली वाला चश्मा कहाँ है? तब वो पान वाला फिर से मुंह में अपने पान ठूंसा, वही स्टाइल फिर से, और कहता है वो मास्टर जो बनाया था चश्मा, जो मूर्ति बनाया था, वो चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले की बात सुनकर नेताजी बहुत देर तक चिंतित हो गए, चिंता करने लगे कि अब समझ में आ रहा है कि मास्टर जी का जो वो गारंटी उसने लिया था कि 1 महीने में मैं मूर्ति बना दूंगा, बना तो दिया ही होगा, और शायद चश्मा बनाने में बड़ी दिक्कत हुई होगी, क्योंकि पत्थर का चश्मा जब बनाएगा तो वो ट्रांसपेरेंट तो हो नहीं पाएगा, पत्थर तो ढक जाएगा ऐसे। हो सकता है उसने पत्थर का अलग से चश्मा बनाया हो जो कि निकल गया हो किसी वजह से, या हो सकता है टूट गया हो, या कुछ और हो गया हो। खैर ये सब बातें सोचते रहे। उसके बाद फिर उन्होंने पान वाले से पूछा, एक बात बताओ भाई, पैसे के पान मतलब पान खाने का पैसा चुका दिए, जाने लगे? फिर उनके मन में क्वेश्चन आया, लौट कर आया और पूछे, क्या ये कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का कोई साथी है या नेताजी की आज़ाद हिंद फौज या कोई सिपाही है? तो उस पान वाले ने फिर ऐसे पान मुंह में डालने ही जा रहा था, उसका पान वाला था, हमेशा पान खाता था, अक्सर पान वाले खाते हैं, ऐसे मुंह में रोक दिया पान और नेताजी हालदार साहब की तरफ मुड़ा और बोला कि अरे वो कहाँ से सिपाही उपाही होगा जनाब, वो तो लंगड़ा है, पागल है, पागल, वो देखिए आ रहा है, जाइए आप खुद ही बात कर लीजिए उससे, और हो सके तो उसका फ़ोटो वोटो खिंचवा दीजिए अगर आपको इतना महत्वपूर्ण लग रहा है तो। हालदार साहब को बड़ा बुरा लगा, इतने बड़े देशभक्त सच्चे व्यक्ति के प्रति उसकी लाचारी, शारीरिक लाचारी पर ये पान वाला हंस रहा है। पान वाले को हंसता देखकर बहुत ही उनके मन में दुख हुआ। काफ़ी करीब से हालदार साहब ने उस आदमी को देखना शुरू किया। मरियल सा था, बूढ़ा सा, लंगड़ा, उसके हाथ में एक लाठी थी और एक संदूक था जिसके अंदर बहुत सारे चश्मे रखे हुए थे, और लाठी में भी कुछ ऐसे सपोर्ट पे बनाया हुआ था वो ऐसा ढांचा जिसमें बहुत सारे चश्मे रखे हुआ था। हालदार साहब सोचने लगे तो बेचारे का दुकान भी नहीं है लगता है, ऐसे ही फेरी में घूम घूम कर चश्मे बेचता है और लगाता है। देखते रहे, आया रोज़ की तरह चश्मा बदला, लगाया। फिर हालदार साहब के मन में सवाल आया, उसने पान वाले से पूछा, अच्छा भाई एक बात और बताओ, इस आदमी का नाम कैप्टन क्यों है? इस बार तो पान वाला थोड़ा भड़क गया। उसने कहा, देखिए अब बहुत हो गया, अब आप जो कुछ भी पूछना है आप जाइए उसी से पूछ लीजिए, अब कृपया करके मुझसे ना पूछिए। खैर उस दिन की घटना के बाद हालदार साहब आने वाले 2 वर्षों तक उस जगह से गुजरते रहे, और उस कस्बे के चौक से जब जब गुजरते तब तब देखते कि नेताजी के चेहरे पर अलग अलग किस्म का चश्मा है, कभी गोगो चश्मा, कभी काले मोटे फ्रेम वाला चश्मा, तो कभी धूप का चश्मा, कभी पतली फ्रेम डंडी वाला चश्मा। अलग अलग किस्म के चश्मा देखकर बदलते रहे, अपने आप में ही मुस्कुराते थे और उस देशभक्त के बारे में सोचकर बहुत ही प्रफुल्लित होते थे। खैर समय बीतते गया, और एक दिन हालदार साहब जब अपनी जीप में बैठकर आ रहे थे, ड्राइवर उनकी गाड़ी हाँक रहा था, तभी उन्होंने देखा कि नेताजी के चेहरे पर चश्मा नहीं है, और उस दिन बाज़ार की सारी दुकानें भी बंद हैं, पान वाले का भी दुकान बंद है, पान भी नहीं खा पाए। कुछ दिनों के बाद दूसरी बार वहाँ से गुजर रहे थे तो फिर देख रहे हैं नेताजी के चेहरे पर चश्मा नहीं है। इस बार पान वाला मिला, पान वाले के वहाँ गए और पान खाया रोज़ की तरह, हमेशा की तरह, और उससे पूछे,
क्या बात है भाई, आजकल तुम्हारे नेताजी का ये चश्मा नहीं दिखता है, क्या है? पान वाला काफ़ी उदास हो गया इस बार, और सिर नीचे करके पहले तो पान जो मुंह में ठूंसा हुआ था उसको थूका, और थूक कर अपने धोती या कपड़े से अपने आंसू को पोंछते हुए कहा, साहब कैप्टन मर गया। ऐसा उसने जवाब दिया। हालदार साहब इस बार और कुछ नहीं बोल पाए पान वाले से, चुपचाप उसके पान खाने का पैसा चुकाए, गाड़ी में बैठे और चले गए। और काफ़ी सोचते रहे, बार बार सोचते रहे कि क्या होगा उस कौम का, उस देश का, जहाँ देश की खातिर अपना घर, अपनी गृहस्थी, अपना परिवार, सब कुछ कुर्बान कर देने वाला, अपनी ज़िंदगी को खो देने वाला, बलिदान कर देने वाला ऐसा व्यक्ति जो हमारा नेशनल हीरो होता है, राष्ट्रीय हीरो, बहादुर, उसके ऊपर दुनिया हंसती है, उसका मजाक उड़ाती है। उस कैप्टन की ही बात ले लीजिए, उसके अंदर इतनी बड़ी देशभक्ति थी कि नेताजी को बिना चश्मे का देख नहीं पाता था। ऐसा लगता था जैसे उसने नेताजी को दुख पहुंचाया है, चोट पहुंचाया है, बार बार लाकर चश्मा पहना देता था, और उसके बारे में लोग मजाक उड़ाते हैं। ऐसा सोचने लगे नेताजी, सॉरी हालदार साहब सोचने लगे। करीब 15 दिन बाद फिर हालदार साहब वहाँ से गुजरे, मतलब करीब 15 दिन के बाद उस घटना के करीब वहाँ से पहुँचे, फिर से उस जगह से गुजरे, कस्बे से। इस बार उन्होंने संकल्प लिया था कि यार वही होगा और क्या, उस इलाके से गुजरेंगे और नेताजी के चेहरे पे चश्मा होगा नहीं, पान खाने के लिए रुकेंगे, अपनी आदत से मजबूर हैं हम तो मूर्ति को देखेंगे ही, और देखेंगे तो मन उदास मेरा हो ही जाएगा। देश में ऐसे लोगों के बारे में सोचकर जो बलिदानी लोगों या देशभक्तों के बारे में कोई कद्र नहीं करते। तो उन्होंने ड्राइवर को कहा कि भाई आज वहाँ गाड़ी मत रोकना, बहुत काम है, और रास्ते में कहीं पान खा लेंगे। और जब वहाँ से तेज़ी से उनकी गाड़ी गुजर रही थी, तभी अचानक उन्होंने, आदत से मजबूर थे, नज़र चली ही गई, तभी उन्होंने वहाँ रास्ते में उस चौक पर नेताजी के मूर्ति को देखा, और तभी चीख पड़े, जोर से चिल्ला पड़े, रोको। और तुरंत उसने ब्रेक मारा ड्राइवर ने, और इतनी तेज़ आवाज़ हुई गाड़ी की कि सब लोग आसपास से कौतूहलता के साथ देखना शुरू कर दिए कि क्या बात है, इतना ज़ोर से ब्रेक लगा गाड़ी में। हालदार साहब गाड़ी से लपक कर कूद पड़े और तुरंत मूर्ति के सामने जाकर खड़े होकर ध्यान से मूर्ति को देखने लगे। तो देखते हैं क्या कि मूर्ति के ऊपर फिर से चश्मा लगा हुआ है, सरकंडे का गोल वाला चश्मा। सरकंडे क्या होता है भाई, तो जो लोग देहात इलाके में जाते होंगे, एक सरपत नाम का घास होता है, जब वो सूख जाता है तो वो उसकी पतली पतली लकड़ियाँ होती हैं, पाइप के जैसे होती हैं सरकंडा, तो उसी से बना हुआ चश्मा बना दिया था, जैसे बच्चे बना लेते हैं खेलकूद में, स्पोर्ट्स उनका होता है, एक तरह का आर्ट होता है, तो उसी तरह से आर्टिस्टिक तरीके से चश्मा लगा लिया था, मतलब किसी ने बनाकर नेताजी को पहना दिया था। और नेताजी ने जब ये देखा तो वो भावुक हो गए, भावना में बह गए कि चलो कम से कम देश में अभी भी ऐसे लोग हैं, ऐसे नवयुवक हैं या बच्चे हैं जिनके अंदर देशभक्तों के प्रति अभी भी सम्मान है। कोई न कोई तो ऐसा व्यक्ति ज़रूर है कैप्टन की तरह, जो नेताजी के खुले चेहरे को पसंद नहीं करता है, जिसे लगता है कि नहीं, नेताजी के चेहरे पर चश्मा होना चाहिए। और उसने लाकर किसी तरह से व्यवस्था करके एक आर्टिस्टिक तरीके से इस चश्मे को बनाकर, भले ही आज कैप्टन नहीं है तो क्या, लेकिन उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ ही गया है और आकर उसने चश्मे को पहना दिया है। तो इस बात को सोचकर वो भावुक हो गए, भावना में बह गए। कहीं न कहीं उनके मन में जो बोझ था कि देश में इस तरह से जो लचर स्वभाव है लोगों का, आखिरकार वो गलत साबित हुए, और खुश थे अपने इस गलत साबित होने पर कि चलो कोई तो है जो इस तरह की देशभक्ति रखता है। तो आशा करते हैं ये चैप्टर समझ में आया। जब आप पढ़िए तो यूट्यूब से इस वीडियो को देखने के बाद फिर से वापस से एक बार बुक पढ़िए, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों प्लीज़, और ताकि नए जो वीडियोस मैं बनाऊं तो आपको टाइमली मिल जाया करे, और दूसरे बच्चों जो ज़रूरतमंद हैं उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।